बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने फ़र्स्ट लेक्चर में स्टडी किया था कि फ़ाइनेंस क्या है। फिर हमने इसके कुछ प्रिंसिपल्स डिस्कस किए थे। फिर उसके बाद हमने फ़ाइनेंस का रोल डिस्कस किया था, बिज़नेस में क्या होता है। फिर हमने बिज़नेस की कुछ टाइप्स डिस्कस की थी। तो अब हम उस फेज़ से आगे जाना चाहते हैं। अब हमें पता चल गया है कि फ़ाइनेंस क्या है और किस किस टाइप के बिज़नेसेस एग्जिस्ट करते हैं। अब नेक्स्ट फेज़ ये है कि लेट्स सपोज़ हम किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप लोगों ने कहीं भी जब इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो सबसे पहले आप देखते हैं कि उस बिज़नेस की फ़ाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इस टाइम वो किस पोजीशन में है, और थोड़ा बहुत हिस्ट्री में 1-2 सालों में उसकी आप फ़ाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं कि पिछले 2-4 सालों में वो बिज़नेस प्रॉफिटेबल जा भी रहा है कि नहीं। उसके बाद आप लोग इस चीज़ का फ़ैसला करते हैं कि यहाँ आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं। तो सेम इसी तरह हम अभी यही चीज़ स्टडी करने लगे हैं कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है वो कहाँ से मिलती है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो वो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। अब इससे पहले कि हम इस बहस में जाएं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती है और किस इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है, उससे पहले हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, कितनी टाइप्स की होती हैं, इनको कैसे बनाया जाता है, इसका एक एक डेटा कहाँ से लिया जाता है, और फिर हर डेटा हमें क्या बताता है, कौन सी स्टेटमेंट क्या रिफ़्लेक्ट करती है। जैसे जैसे हम अब आगे चलते जाएंगे तो हर स्टेटमेंट के साथ साथ आपको उसका मकसद, उसका फ़ायदा समझ आता जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट लेक्चर, अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वैसे तो आपको काफ़ी सारी डेफिनेशंस मिल जाएंगी बुक्स में भी और इंटरनेट पे भी। अगर मैं इसको वन लाइन में डिफ़ाइन करूं तो वो ये हो सकता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड बाय कंपनीज मैनेजमेंट टू प्रेजेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन एट ए पॉइंट इन टाइम। मतलब ऐसी रिपोर्ट्स जो आपको किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कि उसकी पूरे साल में या एक स्पेसिफ़िक अरसे में क्या उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रही है, और किसी स्पेसिफ़िक टाइम पे आज या 1 साल पहले उसकी पोजीशन क्या थी। तो जो रिपोर्ट्स हमें ये चीज़ बताती हैं उनको हम कहते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स स्टार्ट में कहा जाता था कि 2 किस्म की होती हैं, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे इनकी लिमिटेशन सामने आई तो इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट भी ऐड हो गई, फिर इसमें स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी भी ऐड हो गई। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर इंशाल्लाह जाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट की तरफ। और स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी आपकी कोर्स बुक में या कोर्स आउटलाइन में कवर नहीं की गई, तो मेरे ख्याल से हमें इसकी फ़िलहाल स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। बाद में इंशाल्लाह टाइम निकाल के तो इसके ऊपर भी मैं एक अलग से लेक्चर बना के आप लोगों को ये भी समझा दूँगा। तो शुरू करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सबसे पहली टाइप के साथ, जो है इनकम स्टेटमेंट। जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि ये आपको किसी भी बिज़नेस की इनकम के मुतालिक, उसकी आमदनी के मुतालिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो अगर हम इसको वन लाइन में डिफ़ाइन करें तो ये हो सकता है, टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट प्रेजेंट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और दैट मेजर्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अब इस डेफिनेशन में अगर आपने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है तो इसमें एक एंड पे वर्ड यूज़ किए गए हैं, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। जब भी किसी चीज़ की हमने परफॉर्मेंस को मेजर करना होता है तो वो कभी भी किसी एक पॉइंट पे नहीं हो सकती, उसके लिए एक टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होता है। वो 2 महीने का भी हो सकता है, वो 4 महीने का भी हो सकता है, वो 6 महीने का भी हो सकता है, वो 1 साल का भी हो सकता है। आप जिस भी टाइम पीरियड को सिलेक्ट करें और उस टाइम पीरियड के दौरान जब भी आपने उस कंपनी की आमदनी को चेक करना हो तो उसके लिए जो स्टेटमेंट बनाई जाती है उसको हम कहते हैं इनकम स्टेटमेंट। ये एक बेसिक टाइप की अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो कि किसी न किसी फॉर्म में हर बिजनेसमैन, हर छोटा मोटा शॉपकीपर भी मेंटेन कर रहा होता है। मतलब हर शॉपकीपर भी, एक अगर छोटा सा शॉपकीपर भी है तो उसने भी अपने पास शॉप पे एक रजिस्टर रखा होता है जिसमें वो अपने आमदनी और अखराजात का इंदराज कर रहा होता है, ये देखने के लिए कि पूरे महीने के बाद मैंने कितना खर्च किया और मुझे कितने पैसे बचे। और महीने के आखिर में
आपको इस चीज़ का पता चलता है या उस दुकानदार को इस चीज़ का पता चलता है कि इस पूरे महीने के कारोबार के बाद वो प्रॉफिट में गया है या लॉस में गया है। तो मतलब ये स्टेटमेंट जो है, इसका रिज़ल्ट आपको ये बताता है कि आपका बिज़नेस प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है। तो किसी भी बिज़नेस में इन्वेस्ट करने से पहले सबसे पहले जो बेसिक चीज़ किसी भी इन्वेस्टर के माइंड में आती है वो होती है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म या प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिज़नेस। कि सबसे पहली चीज़ जो कि इन्वेस्टर देखता है वो ये चेक करता है कि ये बिज़नेस क्या वाकई प्रॉफिटेबल जा रहा है कि नहीं। डेफ़िनेटली अगर बिज़नेस प्रॉफिटेबल नहीं जा रहा तो कोई भी इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो इस चीज़ से हमें अंदाज़ा होता है कि इनकम स्टेटमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है। तो अभी हम आगे चल के ये देखते हैं कि इनकम स्टेटमेंट्स के क्या कंपोनेंट्स हैं, ये कैसे बनाई जाती है और हमें ये क्या क्या इन्फॉर्मेशन देती है। बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमें रिक्वायर्ड होती है वो होती है एक स्पेसिफ़िक टाइम के अंदर आपकी सेल्स या आपकी रेवेन्यू, जितना भी आपने उस टाइम के अंदर आपने कमाया, जो आपकी अर्निंग हुई, जितनी भी आपने सेल की उस टाइम पीरियड के अंदर, सबसे पहले हमें वो चाहिए होता है। अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो उस सूरत हाल में हम इसको सेल्स का नाम देते हैं। अगर आपका काम किसी न किसी सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड है तो उस सूरत हाल में हम इसको रेवेन्यू का नाम देते हैं। मतलब बाज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको ये सेल्स लिखा हुआ मिलेगा, बाज़ कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको ये रेवेन्यू लिखा हुआ मिलेगा। दोनों का मतलब एक ही होता है। तो सबसे पहले हम किसी भी कंपनी की सेल्स को देखते हैं एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, और उसके बाद जो पहली चीज़ उस सेल में से लेस करते हैं हमारी परचेजेस, कि जितना भी हमने सामान बेचा उसके ऊपर हमारा कितना ख़र्चा आया था। उसको आप परचेजेस भी कह सकते हैं, उसको आप कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कह सकते हैं। मतलब अगर आप बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का लफ्ज़ यूज़ होता है कि आपने जितना भी सामान बेचा है, ठीक है, उसके ऊपर आपकी क्या कास्ट आई थी। तो जब हमारी सेल्स में से हम कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस कर देते हैं, मतलब जो सामान हमने बेचा उसमें से हम अपनी कास्ट को लेस कर देते हैं, तो जो हमारे पास प्रॉफिट बचता है उसको हम ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि इसको हम ग्रॉस प्रॉफिट क्यों कहते हैं। इसको ग्रॉस प्रॉफिट इसलिए कहते हैं कि ये वो प्रॉफिट नहीं होता जो आप इंजॉय कर सकते हैं या इस प्रॉफिट को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रॉफिट में से अभी सिर्फ एक ख़र्चा लेस हुआ है आपके प्रोडक्ट की कास्ट का। मतलब लेट्स सपोज़ अगर आपने कोई प्रोडक्ट 100 रुपये का बेचा है और उस प्रोडक्ट के ऊपर आपकी कास्ट थी 75 रुपये, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपको 25 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। अभी उसमें से मज़ीद कुछ अखराजात लेस होने हैं, तो इसलिए इसको हम ग्रॉस प्रॉफिट का नाम देते हैं। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट में से हम लेस करते हैं अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कि मतलब इस पूरे बिज़नेस को ऑपरेट करने में हमारे जो एक्सपेंसेस आए अदर देन कास्ट ऑफ द आइटम। किसी भी चीज़ को बेचने में सिर्फ उस चीज़ की परचेज़ का ख़र्चा नहीं होता, बाकी भी बहुत सारे ख़र्चे होते हैं। जैसे कि उसके मार्केटिंग एक्सपेंसेस भी होते हैं कि आपने उसका टीवी पे कोई ऐड दिया होगा, उसके मुख्तलिफ आपने पोस्टर्स बना के छपवाए होंगे, इस तरीके से कोई आपने एक पूरी मार्केटिंग टीम रखी होगी, उनकी सैलरीज़ वगैरह होंगी। तो ये सारे एक्सपेंसेस आप इसमें से लेस करते हैं। दूसरे इसमें से आते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस, कि उस चीज़ को बेचने के लिए जो आपके अखराजात आए हैं, आपकी ट्रांसपोर्टेशन इसमें आ जाती है। फिर उसको बेचने के लिए हो सकता है आपने कोई ना कोई दुकान किराए पे ली हो, उस दुकान का रेंट आ जाता है, कोई स्टाफ रखा हुआ होगा, कोई सेल्समैन रखे हुए होंगे, उनकी सैलरीज़ होंगी, तो ये सारे सेलिंग एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। इसके अलावा कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं कि जो जनरली मतलब आपकी सेल हो रही है या नहीं हो रही, वो एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं रूटीन में, उनको हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ये वो किस्म के एक्सपेंसेस होते हैं जो कि जिनका आपकी कंपनी की सेल से या आपकी कंपनी की कमाई से कोई लेना देना नहीं होता। ये खर्चे आपने करने ही करने होते हैं, जिसमें आपकी बिल्डिंग के रेंट भी शामिल होते हैं, आपके इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी शामिल होते हैं, जो आपकी कंपनी की मैनेजमेंट होती है, मैनेजर्स होते हैं, एम्प्लॉइज़ होते हैं, उनके आपके सुपरवाइज़र होते हैं, टेक्नीशियंस वगैरह होते हैं, जितना भी स्टाफ होता है उन सब की सैलरीज शामिल होती हैं। तो इस किस्म के तमाम एक्सपेंसेस भी आप इस प्रॉफिट में से लेस करते हैं। अब इसके बाद कुछ अखराजात ऐसे आते हैं जिनको हम कहते हैं जनरल एक्सपेंसेस, जो कि रूटीन के नहीं होते, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वेरी करते रहते हैं। मतलब रूटीन के जो खर्चे होते हैं वो तो यही मार्केटिंग, सेलिंग और
एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं जो कि आपको पता होते हैं कि ये खर्चे होने ही होने हैं हर महीने। बाकी कुछ मौसम की नौइयत के साथ, कुछ उस वक़्त की सिचुएशन के हिसाब से आपके ख़र्चे निकलना शुरू हो जाते हैं। जैसे अभी कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन की सूरत हाल में कुछ अखराजात दुकानदारों के बढ़ गए। उन्होंने होम डिलीवरी सर्विस देना शुरू कर दी, तो उसके लिए जो भी उन्होंने व्हीकल रेंट पे ली होगी तो उसका रेंट वगैरह हो गया, उसके फ्यूल एक्सपेंसेस वगैरह हो गए। अब ये वो खर्चा था जो कि रूटीन से हट के था, ये उस शॉपकीपर के माइंड में नहीं था, लेकिन अब उसको ये खर्चा भरना पड़ रहा है। तो इस किस्म के एक्सपेंसेस जो कि रूटीन से हट के होते हैं और किसी न किसी महीने में हो जाते हैं, तो उनको हम कवर करते हैं जनरल एक्सपेंसेस में। वो एक्सपेंसेस भी हमने इसमें से लेस करने होते हैं, इस ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस करने होते हैं। अब इसके बाद आता है एक और इम्पॉर्टेंट एक्सपेंस जिसके ऊपर हमारी नज़र नहीं होती और हम उसको एक्सपेंस काउंट ही नहीं कर रहे होते। वो होता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ये वो अखराजात होते हैं जो कि ज़ाहिरी तौर पे आपको नज़र नहीं आते, लेकिन ये ख़र्चा हो रहा होता है। जो भी काम आप परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी चीज़ बना रहे हैं, उसके लिए जो मशीनरी यूज़ हो रही है, उसकी सेलिंग और मार्केटिंग के लिए आपकी जो व्हीकल यूज़ हो रही है, आपका ट्रक है या फिर आपकी गाड़ी वगैरह है, तो उसकी वेयर एंड टियर होते हैं। ठीक है, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी लाइफ कम करती जाती है। अगर एक मशीन की लाइफ है या लेट्स सपोज एक व्हीकल की लाइफ है 5 साल और आप उसको 5 साल चला चुके हैं, तो 5 साल के बाद जो व्हीकल आपने 20 लाख का लिया था अपने काम की डिलीवरी सर्विस के लिए, तो हो सकता है वो 20 लाख की अमाउंट अभी 5 साल के बाद ना दे, वो 5 साल के बाद 5 लाख का व्हीकल बिके। तो इट मीन्स ये 15 लाख भी आपका ख़र्चा हुआ है, जो उस वक़्त आप इस खर्चे को मैयर नहीं कर रहे थे, ये आपको 5वें साल ये ख़र्चा पड़ेगा। तो बजाय ये कि आपको एक ही साल में ये सारा का सारा ख़र्चा पड़े, तो अमूमन हम डेप्रिसिएशन को ईयरली कैलकुलेट करके इस किसी भी एसेट की यूज़फुल लाइफ के ऊपर और हम उसको पर ईयर लेस करते हैं अपने प्रॉफिट में से। लेट्स सपोज़ अगर मैं ये मेजर कर लेता हूँ कि मेरा कोई व्हीकल आज 20 लाख का मैंने परचेज़ किया है और उसकी यूज़फुल लाइफ 5 साल है और मैं उसको डिलीवरी सर्विस के ऊपर चला रहा हूँ, और मुझे पता है 5 साल के बाद मेरा ये ट्रक या मेरी ये गाड़ी, ये जो मैंने 20 लाख की ली है, ये 5 लाख की सेल होनी है। इट मीन्स 15 से 16 लाख इसके ऊपर ये मेरा आने वाले 5 सालों में ज़ाया होना है। तो मुझे इस 15-16 लाख को 5 साल पे डिवाइड करके जो अमाउंट बनती है, मुझे वो हर साल वो अमाउंट अपने इस प्रॉफिट में से लेस करनी पड़ेगी। तो इट मीन्स कि जो हमारा ये ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें से हमने ये 4 किस्म के एक्सपेंसेस निकालने हैं जिनको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं, जिसमें मार्केटिंग एक्सपेंसेस भी आते हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस भी आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी आते हैं, उसके अलावा जनरल मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी आते हैं और उसके अलावा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी आता है। तो इस सब को लेस करने के बाद प्रॉफिट में से जो आपको प्रॉफिट मिलता है, इसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग इनकम, या आप इसको अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस भी कह सकते हैं। लेकिन ये भी वो प्रॉफिट नहीं होता कि जिसको आप एंजॉय कर सकते हैं या जिसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से भी अभी फर्दर कुछ खर्चे लेस होने होते हैं। इसीलिए इसको ऑपरेटिंग इनकम कहा जाता है, क्योंकि ये आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस होने के बाद जो इनकम बचती है ये ऑपरेटिंग इनकम है। अब ये नेट नहीं है, इसमें से मज़ीद कुछ खर्चे निकलने हैं, जैसे कि इसके दूसरे नाम में ज़ाहिर है, इसको हम कहते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। अब इस खर्चे में से सबसे पहली चीज़ जो आप लेस करते हैं, आपने अपना कारोबार चलाने के दौरान, इस पूरे ऑपरेशन के दौरान किसी न किसी से उधार लिया होता है। लेट्स सपोज़ अगर आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, तो जिससे आप रॉ मटेरियल उठाते हैं, तो उसको आपने पेमेंट करनी होती है, या फिर अपने कारोबार को चलाने के लिए किसी न किसी से आपने उधार लिया होता है, किसी बैंक से लिया होता है या किसी और कंपनी से लिया होता है या किसी और दोस्त से लिया होता है या किसी भी और फर्म से लिया होता है, जिसके ऊपर आपकी कमिटमेंट होती है कि आप इतने % इंटरेस्ट देंगे उस उधार के ऊपर। तो अब जो सबसे पहली चीज़ इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस में से लेस होती है, वो होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। जितना भी आपने उधार लिया है, वो बेशक 1 है, 2 है, 3 है, 3-4 बंदों से, उन सब का जितना भी इंटरेस्ट बनता है आप उसको ऐडअप करते हैं, उस इंटरेस्ट को आप इस अर्निंग में से लेस करते हैं, क्योंकि वो भी तो आपने सालाना देना होता है या मंथली देना होता है, उसकी किस्त देनी होती है। जैसे अगर आप बैंक से लोन ले लें तो उसकी आपको मंथली किस्त की सूरत में उसको वापस करना होता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट भी शामिल होता है। तो जो इंटरेस्ट की अमाउंट होती है वो आप इस प्रॉफिट में से लेस करते हैं। तो वो लेस करने के बाद जो आपके पास अर्निंग बचती है, इसको हम कहते हैं अर्निंग बिफोर टैक्सेस। अब ये अर्निंग भी फ़िलहाल आप यूटिलाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसके ऊपर अब जो मेन चीज़ लगती है वो होता है टैक्स।
ये वो टैक्स होता है जिसको हम इनकम टैक्स का नाम भी दे सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से हर साल लगाया जाता है तमाम उन बंदों के ऊपर जो कि एक स्पेसिफ़िक अमाउंट से ऊपर एक उनकी सालाना इनकम होती है, जो कि आजकल की लिमिट चल रही है कि अगर किसी बंदे की एक साल में 6 लाख से ऊपर तनख्वाह बनती है, एक साल में, एक महीने में नहीं, एक साल में अगर उसकी 6 लाख से ऊपर तनख्वाह बनती है तो उसके ऊपर टैक्स लगना शुरू हो जाता है उसकी इनकम के हिसाब से। फिर जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है उसी हिसाब से टैक्स का रेट भी बढ़ता जाता है। तो अभी यहाँ पे जो आपकी अर्निंग होती है उसके ऊपर आपने इनकम टैक्स भी पे करना होता है। अब इनकम टैक्स की मुख्तलिफ़ स्लैब्स होती हैं, वो सैलरीज़ पर जो कि बंदे जॉब करते हैं, जो कि सैलरीड पर्सन होते हैं, उनके लिए अलग रेट्स होते हैं, जो कि बिज़नेस कंसर्न्स होती हैं उनके लिए अलग रेट्स होते हैं। खैर वो एक अलग टॉपिक है। फ़िलहाल हमने यहाँ पे ये चीज़ जस्ट समझनी है कि जो भी यहाँ पे अर्निंग होगी हमें ये सारे खर्चे लेस करने के बाद हमने उसके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स देना है। वो टैक्स की रेशो कोई भी हो सकती है, वो रेट कोई भी हो सकता है, क्योंकि ये रेट सालाना रिवाइज़ होता रहता है हर साल। तो वो टैक्स लेस करने के बाद जो आपको इनकम बचेगी, अब ये वो इनकम होती है जिसको आप इंजॉय कर सकते हैं, जिसको आप फर्दर यूटिलाइज़ भी कर सकते हैं बिज़नेस में, या इसको आप खर्च भी कर सकते हैं। और अगर आपका ये ज़ाती बिज़नेस नहीं है, एक सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप नहीं है, एक कंपनी है, तो ये वो इनकम होती है जो कि शेयर होल्डर्स में आप बांट सकते हैं। मतलब ये शेयर होल्डर्स की इनकम होती है आफ्टर डिडक्टिंग ऑल दी एक्सपेंसेस। अब जो बेसिक इनकम स्टेटमेंट है वो यहाँ आके ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट का मकसद होता है आपको एक स्पेसिफ़िक टाइम पीरियड के अंदर आमदनी और अखराजात की एक स्टेट प्रोवाइड करना। तो यहाँ आके आपको आपकी वो इनकम स्टेटमेंट ख़त्म हो जाती है, जो कि आपको पूरी पिक्चर बता देती है कि एक स्पेसिफ़िक टाइम पीरियड में, लेट सपोज़ एक साल में ये आपकी आमदनी थी, उसमें से ये अखराजात लेस हुए, इतना आपने टैक्स पे किया, इतना आपने इंटरेस्ट पे किया, इतने आपने खर्चे किए, और एट दी एंड ये आपको बचा। यहाँ तक वो इन्फॉर्मेशन होती है जो कि किसी भी इन्वेस्टर को चाहिए होती है। अब इसके आगे की भी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो कि इन्वेस्टर को इतनी रिक्वायर्ड नहीं होती। उससे कंसर्न होता है ओनर्स का। जो भी ओनर्स होते हैं, अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो उसके ओनर्स होते हैं उसके शेयर होल्डर। अगर कोई पार्टनरशिप है या सोल प्रोप्राइटर है तो उसका वही एक ओनर होता है। अगर पार्टनरशिप है तो 2 ओनर होते हैं। तो आगे की इन्फॉर्मेशन जो है वो ओनर्स के लिए होता है। हम लेट सपोज़ लेके चलते हैं किसी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी को, तो जो भी आपकी इनकम बचती है इसको हम कहते हैं इनकम अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स। उसके बाद हम ये देखते हैं कि इस टाइम कंपनी के टोटल कितने शेयर होल्डर्स हैं। मतलब इस सूरत हाल में या आज की डेट में जब हमें ये इनकम हो रही है, इस टाइम कितने ऐसे बंदे हैं पूरे पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में जिन्होंने इस कंपनी के शेयर ख़रीदे हुए हैं। वो बंदे, उन बंदों की तादाद कोई भी हो सकती है, वो लाखों में भी हो सकती है, वो हज़ारों में भी हो सकती है। तो जो आपकी अर्निंग बचती है शेयर होल्डर्स के लिए, जिसको आप नेट इनकम कहें या इनकम अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स कहें, उसको आप डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ़ शेयर्स के ऊपर। जब नंबर ऑफ़ शेयर्स के ऊपर डिवाइड करते हैं तो उससे आपको एक रेशो मिलती है जिसको हम कहते हैं अर्निंग पर शेयर, जो कि आपको ये बताती है, या आपके जो ओनर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनको ये बताती है कि इस टाइम आपकी कंपनी की जो उसका प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटस है वो पर शेयर के हिसाब से क्या जा रहा है। मतलब आप पर शेयर आप कितना कमा रहे हैं, कितनी आपकी इनकम जा रही है। मतलब पर शेयर आप अपने ओनर्स को कितना प्रॉफिट दे सकते हैं। दे नहीं रहे, दे सकते हैं। देने वाली बात बाद में आएगी, क्योंकि आप उनको देते हैं वो डिविडेंड की सूरत हाल में। फ़िलहाल आप उनको ये बता रहे हैं कि कंपनी की इस टाइम कंपनी का ये स्टेटस है कि वो पर शेयर इतना प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर के लिए बचा रही है। अब अगला फेज़ इसमें यह आता है कि जितना भी प्रॉफिट आपको बचता है वो आप पर शेयर के हिसाब से 100% भी अपने ओनर्स में, शेयर होल्डर्स में तकसीम कर सकते हैं, या उसमें से 50%, 60% कोई भी रेशो बना के आप उस प्रॉफिट की कुछ रेशो ओनर्स में तकसीम कर दें और कुछ अपने पास रख लेते हैं सेविंग्स के तौर पे, जिनको हम रिटेन्ड अर्निंग्स कहते हैं, वो बाद में कारोबार में लगाने के लिए, या उसको हम किसी न किसी अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर के लिए भी रख लेते हैं कि खुदा ना खास्ता इस के आने वाले टाइम में कोई भी ऐसा खर्चा निकल आए अनएक्सपेक्टेड, नागहानी आफात की वजह से या किसी भी वजह से, तो हम उसके लिए ये पैसे रख लेते हैं। हम ये पैसे वहाँ खर्च करेंगे। लेट सपोज़ 40% रख लेते हैं, तो बाकी का 60% हम इनको दे देते हैं, शेयर होल्डर्स को दे देते हैं। तो जितना भी आप शेयर होल्डर्स को देने का फ़ैसला करते हैं या उनको देते हैं, उसको हम कहते हैं डिविडेंड। तो जितनी भी आपको कमाई होती है
नेट इनकम जिसको आप कहते हैं, या इनकम अवेलेबल टू शेयर होल्डर जिसको आप कहते हैं, उसमें से लेट सपोज़ अगर आप 60% डिक्लेयर करते हैं कि हम जितनी भी इनकम होगी उसमें से हम 60% शेयर होल्डर्स को देंगे और बाकी का 40% अपने पास रिटेन करेंगे बिज़नेस में लगाने के लिए, तो जो 60% की जितनी भी अमाउंट बनती है, लेट सपोज़ वो 100 मिलियन का 60 मिलियन बनता है, तो वो 60 मिलियन की जो अमाउंट होती है उसको हम कहते हैं डिविडेंड। अब आपने डिविडेंड पर शेयर कैलकुलेट करना होता है। पहले जो हमने कैलकुलेट किया वो था अर्निंग पर शेयर। हमने जितनी भी कमाई थी हमारी आफ्टर डिडक्टिंग ऑल दी एक्सपेंसेस, हमने उसको नंबर ऑफ़ शेयर पे डिवाइड किया तो हमारी अर्निंग पर शेयर निकली। अब हम ये बताएंगे अपने इन्वेस्टर्स को कि अर्निंग तो हमारी ठीक है, पर शेयर इतनी थी, लेट सपोज 100 रुपये थी अर्निंग, लेकिन हम आपको 100 रुपये नहीं दे रहे क्योंकि हमने आगे बिज़नेस भी रन करना है, हमने कुछ अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर्स के लिए भी रखना है। तो डिविडेंड पर शेयर कैलकुलेट करने के लिए जितनी भी हम अमाउंट कोई कंपनी डिक्लेयर करती है डिविडेंड के लिए, उसको वो डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स के ऊपर। तो वो जो अमाउंट आती है वो हम बताते हैं अपने शेयर होल्डर्स को कि इतना हमने कमाया था पर शेयर और इतना पर शेयर हम आपको डिविडेंड दे रहे हैं, ताकि शेयर होल्डर्स को पता हो, उनके सामने एक चीज़ ट्रांसपेरेंट हो कि टोटल कमाई इतनी हुई थी लेकिन हमें इतनी मिल रही है, ताकि उनको पता हो दूसरी कमाई कहाँ जा रही है। और ये इसलिए भी करना ज़रूरी होता है, शेयर होल्डर्स को बताना ज़रूरी होता है क्योंकि ये उनका राइट होता है, वो कंपनी के ओनर्स होते हैं। वो पूछ सकते हैं आपसे कि जब इतनी कमाई हुई थी तो आपने हमें प्रॉफिट कम क्यों दिया। तो उस चीज़ का जवाब आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिटेन अर्निंग्स के एक पूरे सेक्शन में देना होता है। आपने वजूहात बतानी होती हैं कि किस किस वजूहात पे आपने ये अमाउंट रिटेन की है। तो बहरहाल आपको ये सारी बातें बताने का मकसद ये था कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं कि डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड पर शेयर क्यों निकाला जाता है, अर्निंग पर शेयर क्यों निकाली जाती है, और ये वो तमाम इन्फॉर्मेशन होती है जो कि ओनर्स के लिए होती है, ये इन्वेस्टर के लिए नहीं होती। इन्वेस्टर के लिए जो इन्फॉर्मेशन होती है वो नेट इनकम पे आके ख़त्म हो जाती है। उसने ये देखना होता है कि ये कंपनी प्रॉफिटेबल जा रही है या नहीं जा रही। जब उसका ये पहला फ़ेज़ कंप्लीट हो जाता है कि हाँ ये कंपनी प्रॉफिटेबल जा रही है, तो फिर वो नेक्स्ट फ़ेज़ की तरफ जाता है। तो अभी हमने ये सारे देखे कि जी ये सारे इसके बेसिक कंपोनेंट्स थे इनकम स्टेटमेंट के। तो अभी हम इसकी एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो ये एक एग्जांपल है इनकम स्टेटमेंट की, ये मैंने आपकी कोर्स बुक से ही उठाई है कि ताकि जब भी आप कोर्स बुक से इस एग्जांपल को पढ़ें या इसको रीड करें तो उसके बाद जब आप लेक्चर सुनें तो आपको ये बेहतर तरीके से समझ आ जाए कि ये एग्जांपल कैसे बनाई गई है कोर्स बुक में। तो सबसे पहली चीज़ जो इनकम स्टेटमेंट में आपने ऊपर टॉप हेडिंग पे बतानी होती है कि इनकम स्टेटमेंट जो है ये किस टाइम पीरियड के लिए है। लेट सपोज़ आप फॉर द पीरियड एंडिंग या फॉर द ईयर एंडिंग 2011, फॉर द ईयर एंडिंग 2010, फॉर द ईयर एंडिंग 2012, आपने वो टाइम पीरियड बताना होता है कि ये किस टाइम पीरियड के लिए आप बना रहे हैं। ये आपने ऊपर हेडिंग में इस चीज़ को शो करना होता है कि इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड या फॉर द पीरियड एंडेड 31 जनवरी या फिर 30 जून 2011, जो ये शो करता है कि आप इस टाइम पीरियड के लिए, इस मखसूस टाइम पीरियड के लिए इनकम स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं। दूसरी चीज़, अगले कॉलम में आपने अमाउंट वाले कॉलम में आपने अमाउंट की यूनिट शो करना लाजमी होती है कि आप जो अमाउंट लिख रहे हैं उसकी यूनिट क्या है। वो डॉलर अमाउंट है, वो रुपीज़ अमाउंट है, वो रुपीज़ में है, डॉलर में है और रियाल में है, या फिर मलेशियन रिंगिट में है, या फिर किसी भी कंट्री की कोई भी करेंसी है। तो आपने बेसिकली यहाँ पे उसका वो सैम्पल बताना होता है। जैसे कि इस एग्जांपल में मैंने लिखा हुआ है डॉलर अमाउंट। अब ब्रैकेट में आपने ये भी बताना होता है कि ये अमाउंट जो आपने यहाँ पे नीचे मेंशन की है वो मिलियंस में है, वो थाउजेंड्स में है, वो बिलियंस में है। क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये है कि हमारे पास बाज़ औक़ात इतनी स्पेस नहीं होती कि हम पूरी की पूरी अमाउंट लिखें। हम बिलियंस में, मिलियंस में लिखें तो इतनी हमारे पास स्पेस नहीं होती। हम कम स्पेस को यूटिलाइज़ करने के लिए हम अमाउंट को शॉर्ट कर देते हैं, हम उसको मिलियंस में कन्वर्ट कर देते हैं। जब भी आप किसी चीज़ को मिलियंस में कन्वर्ट करते हैं तो आप उस अमाउंट को 10 लाख के ऊपर डिवाइड कर देते हैं, जिससे वो अमाउंट मिलियंस में निकल आती है। लेट्स सपोज़ अगर आपने 12 लाख को मिलियंस में कन्वर्ट करना है तो 12 लाख को आप 10 लाख पे डिवाइड करेंगे। 10 लाख का मतलब 1 के आगे 6 ज़ीरोज़ आपने लगाने हैं। तो जब आप 1 के आगे 6 ज़ीरो लगा के ये 10 लाख बनते हैं, 12 लाख पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.2 मिलियन। तो बजाय ये कि आप 12 लाख लिखें
आप 1 2 और उसके बाद आगे 5 दफ़ा ज़ीरो लिखें तो ये अच्छा खासा स्पेस ले लेता है। तो जस्ट आप 1.2 लिख देते हैं और ऊपर आप हेडिंग में लिख देते हैं कि अमाउंट इन मिलियंस, तो अंडरस्टूड हो जाता है कि ये अमाउंट 12 लाख है। तो हमेशा जितनी भी कंपनीज़ की आप इनकम स्टेटमेंट देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट में जाके, तो हमेशा उन्होंने ऊपर मेंशन किया होता है कि अमाउंट इन थाउजेंड्स, अमाउंट इन मिलियंस, अमाउंट इन बिलियंस, जो कि आपको ये बताती है कि नीचे जो अमाउंट दी गई है, ठीक है, वो एक्चुअल मिलियंस में है, इसको कन्वर्ट किया। अब ये समझने के लिए कि अब जो अमाउंट नीचे दी गई है वो मिलियंस में है, लेकिन आपको अगर इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि अगर हम इसकी टोटल अमाउंट देखना चाहें तो वो कैसे बनेगी, तो वो इसी तरह जिस तरह हमने मिलियन बनाया था इसका उलट कर देंगे हम। जैसे हमने 12 लाख को 1.2 बनाया था मिलियन में बनाने के लिए, तो मिलियन को वापस रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए या फिर डॉलर अमाउंट में कन्वर्ट करने के लिए पूरी अमाउंट को उसको मल्टीप्लाई बाय 10 लाख करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन। मतलब पहले हमने 1 के आगे 6 ज़ीरो लगा के डिवाइड किया था अमाउंट को। अब हम जिस अमाउंट को हम वापस कन्वर्ट करना चाहते हैं मिलियन से वापस रुपीज़ में या मिलियन से वापस डॉलर्स में, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के आगे 6 ज़ीरो लगा के। तो जब हम 1.2 को 10 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 12 लाख। तो इसी तरीके से यहाँ पे जितनी भी अमाउंट्स गिवन है, लेट्स सपोज जैसे ये सेल्स की अमाउंट गिवन है 67,977 मिलियन, इट मीन्स कि ये अमाउंट जो है 67,977 मिलियन, इसके आगे 6 ज़ीरो और भी हैं। इसका मतलब जब हम इस अमाउंट को वापस कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 67 अरब 97 करोड़ 70 लाख। अब ये पूरी अमाउंट अगर हम लिखते हैं तो इसके लिए हमें अच्छा खासा स्पेस दरकार होता है, क्योंकि स्लाइड में स्पेस कम होता है। तो इसलिए इस बुक वाले ने भी यही स्ट्रेटजी फ़ॉलो की है और हम भी यही स्ट्रेटजी फ़ॉलो करेंगे और आप एग्ज़ाम में भी यही स्ट्रेटजी ही फ़ॉलो करेंगे। तो स्टार्ट में आपको ये बताना बहुत ज़रूरी था कि इनकम स्टेटमेंट बनाने से पहले उसकी जो बेसिक हेडिंग्स होती हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं, कि आप जो अमाउंट एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो आप डेटा एक्सप्रेस कर रहे हैं, आपने उसकी यूनिट्स बतानी होती हैं, कि ताकि जो भी रीडर हो उसको पता हो कि जो आप अमाउंट बता रहे हैं ये क्या है। बाज़ औक़ात इस चीज़ के भी नंबर काटे जाते हैं पेपर्स में कि आपने अमाउंट नीचे लिख दी 67,977 और ऊपर आप मिलियन लिखना भूल गए, जबकि सवाल में आपको अमाउंट मिलियंस में दी गई थी। तो आपका ये सवाल इस बेस पे गलत भी हो सकता है। तो इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है, ये बहुत ज़रूरी एलिमेंट होता है कि आपने सात करेंसी का यूनिट बताना है, साथ ये भी मेंशन करना है कि अमाउंट ये थाउजेंड्स में है, मिलियंस में है, बिलियंस में है। अब इसके बाद वही सारे कंपोनेंट्स रिपीट हो रहे हैं जो मैंने अभी आपको पीछे इसके एक फॉर्मेट में बताया कि सबसे पहले आपकी सेल्स आएगी। आप सबसे पहले अपनी सेल्स लिखेंगे कि इस पूरे एक साल में आपने कितना कमाया। तो हमारी एग्जांपल के मुताबिक हमने 67,977 मिलियन मतलब 67 अरब 97 करोड़ 70 लाख रुपए हमने कमाए। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो हमने कमाई की इसके ऊपर हमारा ख़र्चा कितना आया था, इसमें हमारी परचेजेस कितनी थी, या जो चीज़ें हमने बेची उनकी हमारी कास्ट कितनी आई थी, तो वो हम इसमें से लेस करेंगे। तो अकाउंटिंग में या अकाउंट्स में आप सबने पहले भी कहीं पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मैं रिपीट करा देता हूँ, अकाउंट में माइनस का साइन नहीं होता। अकाउंट में जब भी आपने कोई चीज़ लेस करनी होती है तो उसके इर्द गिर्द ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट लगाई जाती है जिसको आप पैरेंथेसिस भी कह सकते हैं। तो कोई भी अमाउंट जो कि पैरेंथेसिस में होती है, इट मीन्स वो अमाउंट माइनस में होती है, वो अमाउंट लेस करनी होती है। जो भी चीज़ अकाउंटिंग में आपको माइनस में अमाउंट नज़र आएगी वो लॉस के अमाउंट को शो करेगी, मतलब ये आपने लेस करना है, ये आपका लॉस है। और जो आपको ब्रैकेट में नज़र नहीं आएगी, इट मीन्स वो आपने लेस नहीं करना। तो अब हम अपनी सेल में से जब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो कि 44,693 मिलियन बनती है, हम जब इस अपनी कास्ट को लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा ग्रॉस प्रॉफिट जो कि बनता है 23,304 रुपये। तो ये वो प्रॉफिट है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये आपके शेयर होल्डर्स के लिए नहीं होता, इसमें से आपने काफ़ी सारे एक्सपेंसेस लेस करने होते हैं। तो आप एक नीचे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की एक लिस्ट बनाते हैं। मेरे पास स्पेस कम था तो मैंने एक लाइन में सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिख दिए हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप एक लिस्ट भी बना सकते हैं अलग अलग करके, अलग अलग लाइन पे सारे एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव, डेप्रिसिएशन वगैरह वगैरह। तो मैंने सबको एक लाइन में लिख दिया कि मेरा लेट्स सपोज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के ऊपर हुआ 5,630,
जो कि था मार्केटिंग एक्सपेंस। उसके बाद मेरे इसके ऊपर सेलिंग एक्सपेंसेस हुए $4085। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस हुए $370, $370 मिलियन। ये आपने याद रखना है कि इस पूरी इनकम स्टेटमेंट में हम जिस भी अमाउंट की बात करेंगे वो मिलियंस में होगी, क्योंकि हम ऊपर हेडिंग में बता चुके हैं। इसके बाद कुछ हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे, जो कि रूटीन के खर्चे होने ही होने होते हैं, वो $5800 मिलियन। इसके अलावा डेप्रिसिएशन, जो हमारा प्लांट यूज़ हो रहा है, जो हमारी मशीनरी यूज़ हो रही है, जो हमारी व्हीकल्स यूज़ हो रही हैं, उनकी हम डेप्रिसिएशन सालाना निकाल के वो भी इसमें से लेस करते हैं। तो ये सारा मिला के हमारा ख़र्चा बनता है 17,501। तो ये हमारे वो सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं जो कि इस पूरे बिज़नेस को ऑपरेट करने में, इस पूरे बिज़नेस को रन करने में, इस पूरे टाइम पीरियड में हमारे ये खर्चे होते हैं। इसको जब हम अपने ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस करेंगे तो फिर जो हमारे पास अर्निंग बचेगी तो वो 5,803। अब अगर आप देखें तो अच्छा खासा गैप आ गया है। हम लोग अक्सर देसी ज़बान में जो शॉपकीपर अक्सर यूज़ करते हैं कि मुझे किसी चीज़ में इतना प्रॉफिट हो गया है, किसी चीज़ में मुझे इतना लॉस हो गया है, तो वो बाज़ औक़ात अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को देख ही नहीं रहे होते। बहुत सारे शॉपकीपर आप देखेंगे कि वो चीज़ें प्रॉफिट पे बेच रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो ओवरऑल लॉस में जा रहे होते हैं, क्योंकि वो इन एक्सपेंसेस पे नज़र ही नहीं डाल रहे होते। तो अगर आप इस चीज़ के ऊपर नज़र डालें तो 23,000 मिलियंस का प्रॉफिट आपका लेस होकर सिर्फ 5,000 मिलियंस पे आ गया है। मतलब लगभग 60 to 70% आपका जो प्रॉफिट था उसमें से मज़ीद ख़र्चे भी हुए थे, जो कि आप उस टाइम गिन ही नहीं रहे थे। तो ये स्टेटमेंट बनाने का आपको ये फ़ायदा होता है कि आपके सारे ख़र्चे सामने आ जाते हैं कि किसी भी चीज़ को बेचने में सिर्फ ख़र्चा वो नहीं होता जो उस चीज़ को बनाने में या जो उस चीज़ को ख़रीदने में आता है, ख़र्चे और भी काफ़ी होते हैं। अब सवाल आता है इसके बाद का, तो यहाँ तक आपका प्रॉफिट हो गया 5,803, 5,803 मिलियन। अब इसके बाद भी कुछ एक्सपेंसेस हैं। आपने कुछ लोन भी लिया होगा बैंक से, और हो सकता है सप्लायर से भी आपने कुछ चीज़ें उधार पे उठाई हों, तो उसको आपने वो जो उधार है उसके ऊपर इंटरेस्ट देना होता है, उसके ऊपर सूद देना होता है। तो वो भी हमारा एक्सपेंस होता है, वो भी हम अपनी इनकम स्टेटमेंट में से लेस करते हैं। तो वो जब वो लेस करेंगे, जो कि 530 मिलियन बन रहा है, अगर आप देखें तो उसके इर्द गिर्द ब्रैकेट लगी हुई है। ब्रैकेट का मतलब होता है कि आपने ये अमाउंट लेस करनी है। जब आप इसको लेस करेंगे तो आपके पास जो पीछे अर्निंग बचेगी उसको हम कहते हैं अर्निंग बिफोर टैक्सेस। मतलब अब ये वो अर्निंग है जिसमें से बाकी सारे अखराजात लेस हो चुके हैं सिवाय टैक्सेस के। अब हम फिर ये देखते हैं कि इस साल टैक्स का रेट क्या था, गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया था। तो वो मोस्टली FBR की वेबसाइट से भी मिल जाता है। अदरवाइज़ तमाम जितने भी बिजनेसेस होते हैं उनके पास एक सर्कुलर भी आता है FBR का, या उनके जो कंसर्न रीजनल टैक्स ऑफिस होते हैं उनकी तरफ से एक लेटर उनको मौसूल होता है हर साल, जिसमें वो टैक्स रेट गिवन होते हैं। ना भी गिवन हो तो इंटरनेट से बंदा देख लेता है इस चीज़ को। तो वो उस रेट के हिसाब से इस अर्निंग में से टैक्स लेस करते हैं, और ये वो अमाउंट होती है जो वो FBR को डिपॉजिट कराते हैं अपने इनकम के टैक्स के तौर पे। तो वो लेट्स सपोज़ कोई भी रेट चल रहा हो, लेट्स सपोज़ 2% है, 4% है, 10% है, उस हिसाब से इस अर्निंग के ऊपर अपना टैक्स देते हैं, जो कि अब 5,273 हमारी अर्निंग थी, उसके ऊपर टैक्स बना 1,935। ये टैक्स लेस करने के बाद अब जो हमें अर्निंग बची है, अब ये वो अर्निंग है जो हमारे शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल है, जो कि किसी भी इन्वेस्टर के लिए ये यूज़फुल इंफॉर्मेशन है, जिससे उसको पता चलता है कि ओके इस कंपनी ने 67,977 मिलियंस का जब बिज़नेस किया तो उसमें से इसको 3,338 मिलियंस बचे। इट मींस कंपनी प्रॉफिटेबल जा रही है, इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अब यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन तो इन्वेस्टर के लिए है। अब आते हैं शेयर होल्डर के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि शेयर होल्डर जिन्होंने आपकी कंपनी के शेयर लिए होते हैं उनके भी कुछ ना कुछ कंसर्न्स होते हैं। जब भी कोई बंदा किसी कंपनी के शेयर लेता है, हर बंदा जब भी शेयर लेता है बेसिकली वो इन्वेस्टमेंट ही होती है। वो इन्वेस्टमेंट इसीलिए करता है आपकी कंपनी में कि उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिले। अगर आप भी कोई ना कोई बिज़नेस शुरू करते हैं, किसी ना किसी चीज़ में पैसे लगाते हैं, इसी गर्ज से लगाते हैं कि आपको कुछ ना कुछ बचे उसमें से। अब अगली चीज़ शेयर होल्डर के लिए होती है कि आप शेयर होल्डर को बताते हैं कि हमें इतनी इनकम हुई तो और उसकी पर शेयर वैल्यू ये आ रही है। लेट्स सपोज़ इस टाइम हमारे 1623 मिलियन
शेयर होल्डर्स हैं पूरी दुनिया में इस कंपनी के। जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं तो 1623 मिलियन शेयर होल्डर्स पूरी दुनिया में इस कंपनी के हैं। हम 1623 मिलियन के को जो है अपनी नेट इनकम के ऊपर डिवाइड कर लेते हैं। मतलब नेट इनकम हमारी है 3338 मिलियन डिवाइडेड बाय 1623 मिलियन, तो इसका आंसर आता है 2.06 मिलियन। मतलब 2.06 मिलियन जो है ये पर शेयर हमारी अर्निंग है कि हम इतना कमा रहे हैं पर शेयर। अब 2.06 मिलियन पर शेयर बहुत बड़ी अर्निंग होती है। मतलब पर शेयर आप अगर देखा जाए 2.06 मिलियन ये बनता है 20,60,000 रुपये पर शेयर होल्डर को आप 20,60,000 दे सकते हैं, आपने इतना कमाया है। इट मीन्स ये कोई बहुत बड़ी कंपनी है जिसने इतना प्रॉफिट किया और ये मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि पर शेयर 20,60,000 कमा रही है। अब ये सारा का सारा आपने उनको नहीं देना शेयर होल्डर को। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कुछ आपने अपने पास रखना होता है अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर्स के लिए भी, बिज़नेस की ग्रोथ के लिए भी आपने बिज़नेस को बढ़ाना होता है, और भी मल्टीपल इसके रीज़न्स होते हैं जिसके लिए आपने कुछ अपने पास सेविंग्स रखनी होती हैं। तो 100% आप सारा का सारा शेयर होल्डर को नहीं देते, आप इसका कुछ पोर्शन देते हैं। तो जो पोर्शन हम शेयर होल्डर्स को देते हैं वो उसको हम डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट होता है। तो लेट्स सपोज इस जो आपको अर्निंग हुई थी 3,338 मिलियन की, उसमें से आपने कहा 1,569 मिलियन जो कि लगभग इसके 50% के करीब बनता है। आपने कहा कि जितनी हमें अर्निंग हुई उसका लेट्स सपोज हम 50% अपने शेयर होल्डर्स में तकसीम करेंगे। तो अब जो शेयर होल्डर को मिलेगा वो ऊपर वाली इनकम में से नहीं मिलेगा, 3,338 जो इनकम हुई है उसमें से नहीं मिलेगा, उनको मिलेगा ये 1569 जो 1,569 मिलियंस आप डिविडेंड डिक्लेयर किया, अब इनमें से उनको मिलेगा। तो अब हम इस अमाउंट को नंबर ऑफ़ शेयर पे जब डिवाइड करेंगे तो ये बनता है 0.97 मिलियन। मतलब ये भी अच्छी खासी अमाउंट बनती है, 9,70,000। मतलब पर शेयर आपकी कमाई थी 20,60,000, लेकिन आपने दिया 9,70,000 है पर शेयर आगे अपने शेयर होल्डर्स को। मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है उनको। अब इसके ऊपर भी शेयर होल्डर्स आपसे सवाल कर सकते हैं कि जी हमारा प्रॉफिट 20 लाख बनता था, आपने हमें 9,70,000 क्यों दिया है? तो उसका जवाब आपको अपनी रिटेन्ड अर्निंग के सेक्शन में देना पड़ता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे नोट्स में, कि ये आपने पैसे क्यों रखे, किस रीज़न के लिए रखे, उसकी क्या क्या जस्टिफिकेशन है। तो यहाँ पे आके हमारी इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाती है एक पूरे साल की। अब ये एक छोटी सी स्टेटमेंट आपको पूरे साल का ओवरव्यू दे देती है किसी भी कंपनी का। आपको मज़ीद किसी भी डेटा में घुसने की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट आप एक इनकम स्टेटमेंट देख लें, आपको विद इन सेकंड्स आपको पता चल जाता है ये कंपनी कितने प्रॉफिट में जा रही है, और प्रॉफिट में जाने के साथ साथ ये अपने शेयर होल्डर का भी ख्याल रख रही है कि नहीं रख रही। बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी होती हैं, इवन पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी हैं कि जो कि प्रॉफिट में तो जा रही होती हैं लेकिन वो डिविडेंड नहीं देते, 3-3 4-4 साल डिविडेंड नहीं देते। तो ऐसी कंपनीज़ में भी बाज़ औक़ात इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करता कि मैं यहाँ पैसे भी लगा लूँ, इसके शेयर्स भी ख़रीद लूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पिछले 2 साल से ये डिविडेंड दे ही नहीं रहे अपने शेयर होल्डर्स को, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए कंपनी को अपना इमेज बरकरार रखने के लिए, इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए भी बाज़ औक़ात ये करना पड़ता है, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना पड़ता है। ये एक पॉजिटिव साइन में आता है। और इस तरीके से आपके जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो भी आपके साथ लॉयल रहते हैं, वो भी मतलब आपकी कंपनी को छोड़ते नहीं हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं निकालते, जिससे आपको फ़ायदा होता है। आपकी अर्निंग उन्हीं के पैसों से ही आप बिज़नेस चला रहे होते हैं और उन्हीं के पैसों से ही आपने कमाना होता है। तो जब उन्हीं के पैसों का आप थोड़ा सा पोर्शन उनको साथ साथ देते रहेंगे प्रॉफिट की सूरत में, तो वो भी आपके साथ लॉयल रहेंगे और आपका बिज़नेस भी ग्रो करता रहेगा। तो ये वो पहली बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी जो कि इन्वेस्टर के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और शेयर होल्डर के लिए भी, जो कि किसी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बताती है एक मखसूस टाइम पीरियड के अंदर।